क्लास 12वीं के बच्चों के लिए क्या और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हर बच्चे का सपना है। आप इस बार कितना टारगेट करना चाहते हो फाइनल बोर्ड पेपर में? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट से कैसे अलग है? बाजार किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हम उपभोग करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? रोजगार पर क्या असर पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, और मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। सरकार बजट आखिर बनाती क्यों है? बजट बनाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। वो कहते हैं ना कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। स्वागत है बच्चों आप सभी का कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया, हमने सप्लाई कर दिया है 30 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम उन सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे जो कि व्यष्टि और समष्टि से संबंधित है। क्लास 12वीं के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज की इस क्लास के अंदर मिलने जा रहा है आपको। तो पूरी वीडियो को एक बार देखिए, समझिए, हर एक क्वेश्चन को अपने पेपर पर लिख करके आइएगा जरूर। अगर यहाँ से सवाल हूबहू आ जाते हैं, अगर छोड़ करके आए तो गलती आपकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आखिर में क्लास 12वीं के बच्चों के लिए क्या और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखोगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए यानी कि फाइनल पेपर को हम एक तरीके से समझने जा रहे हैं। मतलब कि जो आपके पेपर्स आएंगे वो तो आपके बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ उसके क्वेश्चंस ऐसे प्रिपरेशन करते हैं जो कि अब आखिरी रूप देना चाहते हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन को, कि सर इसके बाद ना हम कुछ और भी चीजें ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और कम से कम समय में ही हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। हर बच्चे का सपना है। आप इस बार कितना टारगेट करना चाहते हो फाइनल बोर्ड पेपर में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो अपडेट देने वाला हूं धीरे धीरे करके। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर क्लास 12वीं के बच्चों के लिए है और 30 महत्वपूर्ण सवाल जो हैं इसके अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों तरह के प्रश्न आपको नजर आने वाला है। चलिए शुरुआत करें। तो यहां पर देखते हैं कि 30 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि क्लास 12वीं के अंदर पूछे जा सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है परिचय। एनसीईआरटी में भी यही नाम है। और यहां पर देखोगे पहला सवाल क्या है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अलावे दूसरा क्वेश्चन है अवसर लागत किसे कहते हैं, यह सीमांत अवसर लागत से कैसे भिन्न है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट से कैसे अलग है, इस बात को यहां पर बताना है। इसके साथ ही चूंकि आपको पता है कि पहले चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इसलिए अब हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और दूसरे चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। ठीक है, यहां पर देखिएगा सबसे पहला सवाल, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन यूटिलिटी। उपयोगिता होता क्या है? बजट सेट किसे कहते हैं? बजट रेखा जब आप लोगों ने पढ़ा था तो बजट सेट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, वन शॉट के माध्यम से भी विश्वास बोर्ड के अंदर में, तो वहां से भी आप जाकर के अच्छे से देखना इन क्वेश्चंस को। पूरक वस्तु तथा प्रतिस्थापक वस्तु के बीच में भेद बताइए कि आखिर में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं? एग्जाम्पल भी देते जाना। अब यहां पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपके उदासीनता वक्र और बजट रेखा दोनों मिलकर के ये तय करते हैं कि एक उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में पहुंचेगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देखोगे अब हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है कि मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब कि जो आपने कैटेगरीज पढ़ रखा है या फिर डिग्रीज पढ़ रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, जैसे पूर्णता लोचदार, सम लोचदार, सापेक्षिक लोचदार, सापेक्षिक बेलोचदार, और फिर हम लोग बात करते हैं पूर्णता बेलोचदार। ये पांचों श्रेणियों की जिक्र जो है यहां पर आपको करना है, डायग्राम के साथ हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखोगे हमारे चैप्टर की जो है यहां पर एंडिंग हो जाती है चैप्टर 2, लेकिन चैप्टर 3 की बारी अब क्या है कि उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति। एनसीईआरटी के अंदर में इसका नाम अलग मिलेगा आपको, उत्पादन तथा लागत के नाम से, ध्यान रखिएगा, वो यही चैप्टर है। अब यहां पर सबसे पहले जो सवाल है ये है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर होता है। हमारी जो
प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो आपको पता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर से ही ये सवाल बनता है, अंतर वाला प्रश्न है। यहां पर आपको अंतर तालिका बना करके काम करना है। एक साइड में लिख दीजिएगा शॉर्ट रन के लिए, दूसरे साइड में लॉन्ग रन के लिए। ऐसे आपको एक्सप्लेन करने हैं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सीमांत लागत तथा औसत लागत में संबंध को स्पष्ट कीजिए। इसमें दोनों को सबसे पहले डिफाइन कर लेना, उसके बाद दोनों की जो रेखाएं हैं कैसे तैयार होगा, दोनों वक्र कैसे बनेगा, तो उसको वक्र के साथ ही बनाने हैं, मतलब यहां पर डायग्राम बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखोगे। इसके साथ ही परिवर्तनशील लागत तथा स्थिर लागत एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ने घटने के साथ जो परिवर्तन हो जाए वो परिवर्तनशील लागत, और उत्पादन बढ़ने घटने के साथ अगर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थिर लागत है। पैमाने के प्रतिफल यानी कि इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न्स टू स्केल आपके सवाल पूछे जाएंगे, और यहां पर 3 अलग अलग डायग्राम बनता है। वृद्धमान प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और फिर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि वृद्धमान प्रतिफल जिसको हम कहते हैं कि बढ़ते हुए प्रतिफल मिल रहा है, फिर हमारा जो है वो समान दर से प्रतिफल, फिर हो जाता है ह्रासमान प्रतिफल। ये तीनों कंसेप्ट के यहाँ पर डायग्राम आपको बताने होते हैं, तो ये काम आपको करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अब हमारे चौथे चैप्टर की बारी है। यूपी बोर्ड में अगर आप देखते हो तो पूरे चैप्टर का नाम इस प्रकार से दे रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है चैप्टर के बारे में। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं तो बाजार वाला चैप्टर 2 या 3 भाग में आपको जो नजर आता है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूरे जो पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, वो आपका इस पूरे चैप्टर के अंदर में शामिल होता है। ये यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार नाम दे रखा है मैंने। तो यहां पर देखोगे बाजारों के प्रकार एवं साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य निर्धारण। ठीक है, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, चाहे तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नाम मैंने दिए हैं यूपी बोर्ड के अनुसार, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस चीज को दोहराते रहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट चीज, सर सवाल क्या आएंगे, यहां से सवाल बनता है कि बाजार किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछेगा। तो बाजार को बस एक लाइन में अच्छे से डिफाइन कर देना है, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे वस्तु होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, तो ये सब सारा जिक्र आप टू द पॉइंट करोगे। ठीक है, फिर एकाधिकार यानी कि मोनोपोली और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बीच में भेद बताइए। यहां पर भी आपको अंतर तालिका बताना है। अंतर तालिका बताने का मतलब है कि एक तरफ आप लिखिए एकाधिकार बाजार की विशेष उसके बारे में, और दूसरे साइड में लिख दीजिए पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। इस प्रकार से डिफरेंशिएट आपको करना है, तो बहुत अच्छे से आपके नंबर मिलते हैं। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, या फिर कैसे किसी वस्तु का दाम तय होता है बाजार के अंदर। इस तरह का अगर सवाल पूछेगा तो यही आपको जवाब देना है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां पर सबसे पहले आपको बताना होगा पूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है, उसके कुछ पॉइंटर्स बताने होंगे। डेफिनेशंस के अंदर भी आप चीजें कर सकते हो, चाहे तो आप डेफिनेशन देने के बाद विशेषता भी लिख सकते हो 4-5। उसके बाद आपको जो हो इसके प्राइस डिटर्मिनेशन पर आना है तो आप उसके अनुसार कर सकते हो। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले डेफिनेशन दे सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरी पर भी आ सकते हैं, उसमें भी नंबर नहीं कटते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से करके आपको दे दिया है। विश्वास बोर्ड के अंदर भी जो बैचेस अपने चलते हैं, फ्री वाले बैच, उसमें आपको मिल जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का सही सही आंसर। ठीक है, और वो आपको चैनल पर भी मिल जाएगा, वीडियो बाजार नाम से जो है थंबनेल मिल जाएगी, वहां पर आप देख लेना। अब हमारे पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वो भाग है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं, रोजगार के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में। तो यहां से आप लोग जो है वो राष्ट्रीय आय एवं उनके समुच्चय की चर्चा करेंगे। ये समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर होगा। तो एक अर्थव्यवस्था में समावेश क्या होता है, छिद्र क्या होता है। समावेश का मतलब है इंजेक्शन, जब देश के अंदर में उत्पादन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ जाती है निवेश की वजह से, तो उसको हम लोग समावेश का नाम देते हैं। इसी प्रकार से छिद्र जो उत्पन्न होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, या फिर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि हम जब दूसरे देश की वस्तुएं आयात करते हैं तो हमारे देश का पैसा आउटफ्लो हो जाता है, तो ये भी एक छिद्र का एग्जाम्पल है। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ये भी एक छिद्र का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हम पुराने ऋणों का भुगतान करते हैं, ये भी एक टैक्स का यहाँ पर छिद्र का एग्जाम्पल है। तो ये सब लीकेजेस वो माने जाते हैं जो कि
तुरंत उसी साल उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते ठीक है, या फिर वो हमारी इकोनॉमी से आउटफ्लो हो जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में नहीं आता। तो वैसी चीजें यहाँ पर जिक्र करनी है आपको कि समावेश और छिद्र क्या होते हैं, दोनों को टू दी पॉइंट बताने हैं। यहाँ पर डिफरेंस करने की जरूरत, ज्यादा डिफरेंस शेड्यूल में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन यहीं करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? ये होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि वो उत्पादन, वो वस्तु जिसने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी उसमें और भी प्रक्रियाएं होनी बाकी है। नेक्स्ट देखोगे, हस्तांतरण आय वो होता है ट्रांसफर इनकम, जो कि गवर्नमेंट हमें पे तो करती है, लेकिन हम उसके बदले में कुछ पे नहीं करते गवर्नमेंट को। जैसे हमें स्कॉलरशिप मिल जाता है, वृद्धा पेंशन मिल जाता है ना, या फिर गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिल जाती है। तो इस तरह की जो चीजें होती है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आखिर में ये क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, एक तरफा भुगतान है, और सिर्फ इसका हम नाम दिए हुए है ना, क्या, ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट देखोगे, कह रहे हैं कि द्वितीय जो क्षेत्र है हमारा, या फिर द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह, उसके अंदर आप जानते हैं कि घरेलू क्षेत्र शामिल होता है, उसके साथ में फर्म शामिल होता है, और इन दोनों के बीच में देश का चक्रीय प्रवाह यानी कि देश का पैसा घूमता रहता है। तो वही आपको बताने हैं यहाँ पर डायग्राम के साथ। फिर हमारा जो है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो मनी एंड बैंकिंग यानी कि मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित सवाल जो बनता है, ये है वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं, मतलब कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, कॉमर्शियल बैंक का जो है क्या क्या काम है, ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटैच मिल सकते हैं आपको। तो इस बात को ध्यान रखना कि केंद्रीय बैंक से संबंधित सवाल आ सकते हैं इस बार। इसके अलावा मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारी जो रिलेशन है वो बताने कि कैसे जो पैसा दन दनादन इकोनॉमी के अंदर में मल्टीप्लाई होता रहता है। दैट मीन्स कि बैंकों से हम पैसा लेन देन करते हैं, तो उसके माध्यम से मनी क्रिएशन कैसे देश के अंदर में होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बेस्ड है थोड़ा सा, और इसके साथ में डेफिनेशन आपको अच्छे से करना है। बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके जो है 3 आपको दोष बताने हैं। ठीक है, डिमेरिट बताने हैं, सीमाएं बताना है। ऐसा सवाल आ सकता है कि सीमाएं बताइए, दोष बताइए, तो एक ही बात है ये। अब यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है जब एक वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु के साथ हम लेन देन करते हैं, तो ये विनिमय सिस्टम जो है यही कहलाता है हमारा बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कि एक अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई किस प्रकार से जो साख नियंत्रण करती है, इसका जो है यहाँ पर जिक्र करना है, जिसके अंदर बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सारी चीजों का आप जो है उल्लेख करते हैं। खुले बाजार की प्रक्रियाएं जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, या फिर चयनात्मक साख नियंत्रण, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा डिटेल में करना होगा। हर एक पॉइंट ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के फुल चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखोगे, अब हमारे पास एक नया चैप्टर और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, क्योंकि पता आपको डायग्रामेटिक है चैप्टर, आय एवं रोजगार का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये वही वाला चैप्टर है। अब यहां पर सबसे पहले सवाल हमने रखा है, उपभोग फलन किसे कहते हैं? दैट मीन्स कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है ना। हम जो कंजम्पशन करते हैं, जो चीजें हम उपभोग करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारी इनकम पर। तो यहां पर उसी चीज का जिक्र करना है आपको, और ये भी आप फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे। डेफिनेशन देने के बाद फॉर्मूला जरूर लिखिएगा यहां पर कि कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर में। गुणक किसे कहते हैं? मल्टीप्लायर होता क्या है? और ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी पर कैसे जो वो डिपेंड है, या फिर किस प्रकार से दोनों आपस में संबंधित हैं, इसका उल्लेख बहुत अच्छे से करना है। फॉर्मूला बेस्ड है, डिफिनेशन बेस्ड है। पहले डिफिनेशन बताना कि आखिर में गुणक होता क्या है। गुणक का कंसेप्ट दिया था जेम्स कीन्स ने। ठीक है, 1936 में उनका बुक पब्लिश हुआ था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये कंसेप्ट वहीं से लिया गया, और उसके साथ में आपको मल्टीप्लायर का एमपीसी के बीच का रिलेशन बताना है, जो कि हम लोग जनरली यहाँ पर ऐसे जानते हैं कि K = 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जाकर के जरूर देखिए इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि स्फीतिक अंतराल से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है उससे आप क्या समझते हैं? एक तरह का महंगाई है ये भी डायग्रामेटिक कंसेप्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और यहां पर आपको बताने पड़ेंगे कि आखिर में महंगाई की स्थिति के अंदर हमारी देश की सरकार किस तरह की पॉलिसियां अपनाती है। जनरली राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इन्हीं नीतियों का जिक्र यहां पर करना पड़ेगा कि आखिर में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती है। या फिर ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि स्फीतिक अंतराल से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखे भी हैं। स्फीतिक अंतराल यानी कि ये गैप बताता है कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे डिमांड होने का इकोनॉमी के अंदर में, उसके हिसाब से तो हमने सप्लाई कर दिया था,
फुल्ली एम्प्लॉयड थे, रिसोर्सेस हमारे देश का जितना प्रोडक्शन था होना हो चुका, अब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे प्रोडक्ट की, जितना हमने सप्लाई किया था उससे कहीं ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, तो ऐसे में हमारी देश की जो वस्तुओं के प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यही यहाँ पर सिचुएशन को समझाना है, तो ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना। साथ ही साथ आपको प्रभाव उल्लेख करने हैं, तो आप सबसे पहले प्रभाव बताएंगे उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, रोजगार पर क्या असर पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, और मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में। इन 3 प्रभावों को जिक्र करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। भारत के हर लोगों को इस चैप्टर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यहां से हमें अवेयरनेस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर से संबंधित जो सवाल बनते हैं वो इस प्रकार का होगा कि सरकारी बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सरकार बजट आखिर बनाती क्यों है, बजट बनाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी यहां पर जो है आते हैं, और एक एक करके आपको डिस्क्राइब करना है कि देश के संसाधन का मैनेजमेंट करना है तो देश में जो वो सरकारी स्वामित्व भी होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको हमने बहुत टू दी पॉइंट बताए थे, सारी चीजें वो आपको पता है। आय की असमानता को दूर करना चाहती है सरकार, इसके माध्यम से ही कर सकती है, तो ये सब सारे आपको उल्लेख करने हैं। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में भिन्नता क्या बताइए, दोनों में क्या अंतर है, डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, इन दोनों का स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो ये सारा उल्लेख आपको यहां पर करना होगा विथ एग्जाम्पल, उदाहरण देते हुए चीजों को एक्सप्लेन करिएगा, वही अंतर तालिका लेकर के काम करने हैं। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये जो दोनों में डिफरेंशिएशन या फिर अंतर पूछ रहा है ना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बनता है लेकिन डिफिनेशन बेस्ड है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप डिस्क्राइब करना कि आखिर में जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां कम और राजस्व खर्चे ज्यादा हो जाती है, ये हो जाता है राजस्व घाटा। ये फॉर्मूला के माध्यम से मैंने बताया है हमेशा से, तो उसको यहां पर जरूर शामिल करना। राजकोषीय घाटा में जब भी आप उल्लेख करते हैं तो टोटल जो खर्चे हैं सरकार के वो ज्यादा हो गए हैं और टोटल प्राप्तियां कम है, तो राजकोषीय घाटा हो गया। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ये कहलाता है राजकोषीय घाटा, और रेवेन्यू डेफिसिट ये कहलाता है राजस्व घाटा। दोनों में अंतर क्या है मैंने बता भी दिए हैं, आप लिख सकते हो। लास्ट सबसे हमारा चैप्टर आता है भुगतान संतुलन, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खुली हुई है, तो खुली हुई अर्थव्यवस्था के विचारधारा यहां पर शामिल किया जाता है। यही है अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका सीधा सीधा यही मतलब है। सबसे पहले सवाल देखिएगा कि भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि भुगतान संतुलन के अंदर में हम लोग दृश्य और अदृश्य दोनों मदों की जानकारियां यहां पर लिखते हैं, और व्यापार संतुलन के अंदर में केवल और केवल दृश्य मदों की जानकारियां शामिल की जाती है। ठीक, सबसे बड़ा तो अंतर यहां पर है, बाकी अंतर तो आप देख लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखोगे, विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। आप जानते हो कि $1 की कीमत आज 86 रुपए से भी ऊपर चली गई है, तो ये जो $1 का कीमत 86 रुपए बता रहे हैं, यही तो है। डॉलर की कीमत क्या है, रुपए में बता रहे हैं, यही है विनिमय दर। यानी कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ सापेक्षिक रूप से तुलना किया जाता है, या फिर एक मुद्रा को आप समझ लो क्या वस्तु, और दूसरी मुद्रा का है ना समझ लो कि वो पैसा ही है असल में, जैसे अपने देश का सामान। ठीक है, तो अपने देश का जो सामान है, मान लो ये वाला सामान है, इसको समझ लो डॉलर है, तो जल्दी समझ में आएगा कि ये डॉलर खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, वही कहलाता है विनिमय दर। ऐसे ही आप जो है डिटरमाइन करते हैं एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में। फिर हमारे पास एक नया सा पूरा लिस्ट है, जैसे कि आपको नोट करने में अगर दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, तो हमने यहां पर क्या किया है, पूरा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो एक साथ रख दिया है। आप चाहो तो कैप्चर कर लो इसको जल्दी से, और यहां पर आपको परेशानी कुछ नहीं होने वाली है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन हमने जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकते हैं, सभी जो क्वेश्चन मैंने दिखाए ये वही सारे सवाल हैं, ये अलग कोई क्वेश्चन नहीं है। वहां पर लिखा हुआ था चैप्टर वाइज, अब दे दिया तुम्हें मैंने टाइप वाइज, ताकि आपको स्पष्ट रहे कि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर करने हैं। इसके अलावा यहां पर दूसरा भी हमने कर दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, और ये भी सारे सवाल जो आप जल्दी से कैप्चर कर लीजिए। इसके अलावा आप यहां पर देखोगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो है सारे सवाल रख दिए हैं। यहां पर 9 सवाल आपको जो दिख रहे हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट सारे सवाल हैं। ठीक है, इन सभी सवालों के हल जो है वो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, आपके नोट्स में सब कुछ अपडेटेड है। अगर नहीं तो आपको लगता है कि सर हम कैसे तैयारी करें, हम तो अभी भी जो है कुछ भी नहीं पढ़े हुए, हमें डर लग रहा है, कुछ भी ऐसा हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए विश्वास स्टेट बोर्ड बैच, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो विश्वास स्टेट बोर्ड बैच में जाते हैं pw.live या फिर pw के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री बैच है, हर एक स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए उपयोगी है। आप अपने सिलेबस को मैच करिए और कंटेंट को पढ़ते जाइए।
आपके सिलेबस मुझे पता है एनसीईआरटी के बेस्ट पर है, तो आप निश्चित तौर पर इस बैच के अंदर इनरोल होकर के पढ़ाई कर सकते हो। नोट्स भी अवेलेबल हैं, आपको यहां पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी हमने जो वो कंप्लीटली समष्टि अर्थशास्त्र का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वन शॉट अपडेट दिया हुआ है, इसी चैनल पर है। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं, जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में सबसे नीचे चले जाना, वहां पर इकोनॉमिक्स का सेक्शन दिखेगा, इकोनॉमिक्स पर भी आपको जाकर सारे लेक्चर लगा लेने हैं धीरे धीरे करके। और जो भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जल्दी से आंसर राइटिंग तैयार कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है रिवीजन करिए, फोकस यहीं पर करना है। चूंकि देखिए समय के पास इतना समय नहीं होता है कि दोबारा से आपको समय देगा, समय की कदर करनी है, बस समय भी आपको एक नया आयाम बना करके देगा, गारंटी है। यहां पर सारी बातें हो चुकी है समाप्त। और फिर इसी प्रकार की कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज आपको चाहिए, कोई भी चीजें जरूरत है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप इस बार कितना स्कोर टारगेट करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।